ये समझाना चाहूंगा जी। कि ये कठिन क्यों लग रहा है आपको। कठिन इसलिए लग रहा है हाँ। कि ये जमाना बहुत दूर से, देखो हम बताएं, आज सही चीज को, अच्छी चीज को जल्दी से अंगीकार नहीं कर पाता। नहीं, इसमें कुछ अंगीकार करना ही नहीं है। देखिए लेकिन लगता है कि एक इस एक दूर मिनट, के जमाने मैं में। उल्टा जाता हूँ यार। देखो, हाँ। आज आदमी क्यों अंगीकार नहीं करता है? क्योंकि उसे उसमें दिक्कतें दिखती हैं। हाँ। उसे ये लगता है कि ये दुष्ट लोग उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। राइट। हाँ। तो इस बात को हम थोड़ा देर से समझाते हैं। इसके पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि हाँ। बाबू नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यही कहा था कि नहीं कहा था? हाँ, बिल्कुल कहा था। अच्छा, मैथिली शरण गुप्त कितना आसान कह रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त का साहब कह रहे हैं कि आप हमें मिस्ड कॉल दो, मैं तुम्हें लिंक भेजूंगा, तुम अपराध मुक्त भारत मिशन को डाउनलोड करो और मात्र सदस्य शपथ को पूरा कर लो, मैं तुम्हें महापरिवर्तित भारत दे दूंगा। हाँ। नंबर 1। तो महापरिवर्तित भारत कैसा होगा ये तो जानना पड़ेगा ना, कि होगा क्या इसमें। तो ये महापरिवर्तित भारत इतना महान होगा जो आज किसी के एहसास का हिस्सा नहीं है। हाँ, आज जो उसको अब है, तक सोच ही नहीं पा रहे हैं। हाँ नहीं, लेकिन हम उसको दिखा रहे हैं ना, झांकी तो दिखाना पड़ेगी ना, मैं कि महापरिवर्तित भारत होगा कैसा। तो उस झांकी को मैं आपको दिखाता हूँ। राइट। हाँ। झांकी का पहला हिस्सा है कि अंग्रेजों के जो नियम कानून 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बनाए गए थे, हाँ। भारतीयों को शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए और दबाने के लिए और क्रश करने के लिए बनाए गए थे। इसीलिए बनाए गए थे ना। हाँ, बिल्कुल इसीलिए बनाया। वो सब नियम कानून सत्ता के हस्तांतरण, आजादी कहना तो उचित रहेगा नहीं, इसलिए सत्ता का हस्तांतरण कहा जाएगा। सत्ता के हस्तांतरण होने के 75 साल बाद भी क्या वही नियम कानून इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने देशवासियों पर थोप के रखे हैं कि नहीं रखे हैं? बिल्कुल ठोक के रखे। राइट। अच्छा, जो प्रशासनिक व्यवस्था और जो जुडिशियल व्यवस्था अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के को दबाने के लिए, कुचलने के लिए बनाई थी, वही व्यवस्था आज थुपी हुई है कि नहीं थुपी हुई है? बिल्कुल 100% थुपी है। और वह जो है, जो उन्हीं घटिया कानूनों से जो बंधी हुई है, और ये दुष्ट व्यवस्था अब इन दुष्ट राजनेताओं की चरण सेवक हो गई है और उन घटिया नियमों का भी पालन नहीं कर रही है। हाँ, उनका भी पालन नहीं कर रही है, जो उनका भी पालन नहीं कर रही है। उनका भी पालन नहीं कर रही। राइट। जैसे कि अभी देखें कि यदि जंतर मंतर पे जो बिटियां बैठी थी, जिन्होंने इस देश को सम्मान लाया, उनका यौन उत्पीड़न जैसा भयानक कार्यक्रम उनके साथ हुआ, तो क्या दुष्ट दिल्ली पुलिस ने उसका संज्ञान लेना उनकी वैधानिक जिम्मेवारी नहीं थी इन घटिया नियमों के तहत? नहीं, बिल्कुल लेनी चाहिए थी, क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये घटिया नियमों का भी पालन नहीं कर रहे हैं। और संविधान में व्यवस्था की गई है कि ऐसे व्यक्तियों को आप बिना डी किए आर्टिकल 311(2) में डिसमिस कर सकते हो, ये प्रावधान है। राइट। तो ऐसे दुष्ट लोगों को 311(2) में दंडित करना चाहिए, या अमित शाह जैसा उन्हें सुशोभित करना चाहिए, अलंकृत करना चाहिए और उनको शाबाशी दी जाना चाहिए? तो कहने का मतलब है कि ये व्यवस्था पारदर्शी बना दी जाएगी, अकाउंटेबल बना दी जाएगी और संवेदनशील बना दी जाएगी। और यदि वो जो ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को अभी लाट साहब मान के रखा है और उनकी ही चलती है दुनिया के सामने, वैसे तो वो किसी के हाथ की कठपुतली है, उनकी कोई औकात ही नहीं रह गई है, इन नेताओं के चरण सेवक बन गए हैं, लेकिन आम पब्लिक के सामने तो बड़े लाट साहब हैं कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। तो इन बड़े लाट साहबों ने यदि सही समय पे सही निर्णय नहीं दिया तो उन्हें लाखों का कंपनसेशन देना होगा, वो भी अपनी जेब से। अभी तो थोड़ा बहुत कोई क्षतिपूर्ति होती है तो वो शासन के फंड से जाती है कि नहीं जाती है? हाँ, जाती है। तो शासन के फंड से नहीं जाएगी, ये उनकी व्यक्तिगत वो है, जिम्मेवारी है, तो उनके घर के खाते से जाएगी। अब ये देखो, क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि ये सभी शासकीय सेवाएं गुलामी के साथ पैदा की गई। राइट। कि चंद मुट्ठी भर अंग्रेज
भारतीयों के विरुद्ध शोषण करने के लिए यूज करते थे। जलियांवाला बाग में जनरल डायर आदेश देने वाला हो सकता है, गोली चलाने वाले और मरने वाले तो सभी भारतीय ही थे ना। सही बात थे कि नहीं थे? नहीं। तो क्राइम फ्री भारत की सोच देखिए कि वो क्या कह रहा है कि भैया 4 कारणों से इस व्यवस्था में गुलामी है, राइट। पहला कारण है कि बॉस आपकी एसीआर लिख रहा है। दूसरा कारण है कि वो कहीं ना कहीं पंगा फंसा के प्रक्रिया में उलझा के आपकी पदोन्नति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है वर्तमान समय में, राइट। तीसरा है कि वो आपकी पदस्थापना को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यदि आप उसके गुड लिस्ट में नहीं होंगे तो वो आपको कहीं कचड़े अचड़े में डाल के रखेगा, नेताओं को चमत्कार लगा के, राइट। और चौथा है कंडक्ट रूल, जो कहता है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। यदि तुमने बॉस रूपी भगवान की बात नहीं मानी तो वो तुम्हारे कुकर्म कर देगा, तुमको सस्पेंड कर देगा, डी कर देगा, तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे बच्चों के जो ना पेट पालना भी तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इन 4 कारणों से ही गुलामी है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है, सही है। 4 कारणों से ही है ना? निश्चय। एक आध और कोई कारण जो इसी भय से तो आदमी डरता है, उनके लगा रहता है। नहीं, मैं अभी 2 मिनट में सबका निदान बताता हूँ। देखो, मैथिली शरण गुप्त को ईश्वरी शक्ति प्राप्त हो रही है, राइट। तो मैथिली शरण गुप्त के पास तो मॉडल आते हैं सीधे कि ये करना है आपको, राइट। तो मैथिली शरण गुप्त के पास जो है ना समस्या आती नहीं है, समाधान आते हैं। और मुझे कोई समस्या आती है तो मैं जो है ना उसको रात में जो है ना भगवान को हैंड ओवर कर देता हूँ, 2-3 दिन में उसका समाधान नीचे आ जाता है मेरे पास, राइट। तो मुझे किसी तरीके का भय नहीं है। तो मैं आपका इसका समाधान बताता हूँ, कितना आसान है। इसमें जो है आपका काम आपकी एसीआर लिखेगा। तो काम कैसे एसीआर लिखेगा? जब आप काम कर रहे होंगे उसी समय आपके काम के सभी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्ट कर लिए जाएंगे और उन्हें एक परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एक नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे और वही ग्रेडिंग आपकी एसीआर होगी, राइट। उसी की क्यूमुलेटिव ग्रेडिंग के आधार पर आपको पदोन्नति मिलेगी, उसी के आधार पर आपको पदस्थापनाएं मिलेंगी, वो भी अपनी पसंद की। तो यदि आपने अच्छा काम किया तो आपको अच्छी पदस्थापना मिल सकती है, और यदि आपने अच्छा काम नहीं किया तो आपकी मेरिट नीचे होगी, तो आपको नहीं मिलेगी। जैसे अभी आज आपको यदि आपकी मेरिट नीचे है तो आपको आईएएस आईपीएस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही उसमें है कि यदि आप जो है ना यदि अपने को अच्छी पोस्टिंग चाहते हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगी, तो आपके काम की क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो आपका एसीआर जो है वो बॉस के हाथ से निकल गई, आपके वर्क लिखेगा। हाँ, आपका काम जो है लिखेगा भी नहीं, इट विल बी एक्सट्रैक्टेड एट द टाइम व्हेन यू आर डूइंग इट। जब आप काम कर रहे हैं तो उसी समय काम के एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, आपको लिखना नहीं है, एक्सट्रैक्ट होंगे वो। तो उसमें कोई आप मिलावट करने की स्थिति में भी नहीं है। यदि आपको हम परफॉर्मा दे देंगे तो आप सब झूठ लिख दोगे उसमें। उसमें कौन इंक्वायरी बिठाएगा फिर आपकी फालतू में? तो कोई लिखेगा कुछ नहीं। हम आपके वर्क जब आप कर रहे होंगे उसी समय इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को एक्सट्रैक्ट करके आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि हमारे उसको नहीं सब पता पड़ेगा। हम आपको तो इन्फॉर्म करेंगे कि अब आपकी जो है ना ग्रेडिंग का ये नंबर आ गए हैं, अब आप इतने ऊपर जा रहे हैं, इतने नीचे जा रहे हैं। आपको ये भी बताएंगे कि आप इस पे ध्यान दीजिए, ये काम करोगे तो आपकी ग्रेडिंग बढ़ जाएगी। ये सब बताया जाएगा, कोई भी चीज गोपनीय नहीं रहेगी। अच्छा। परफॉर्मेंस इंडेक्स विल नॉट बी ए मिस्टीरियस नंबर, इट इज ए कैलकुलेटेड नंबर, राइट। और कैलकुलेशन का आधार भी आपको बताया जाएगा, राइट। और आपको बीच बीच में यदि आपकी ग्रेडिंग नीचे जा रही है तो आपको एक एडवाइजरी जारी होगी कि देखो बेटे तुम इन चीजों पे ध्यान दो तो तुम्हारा जो है ना ग्रेडिंग इंप्रूव कर जाएगी, राइट। और यदि आपकी ग्रेडिंग इंप्रूव कर रही होगी तो वो आपको शाबाशी मैसेज भी देगा, यू आर डूइंग वेल, नाउ योर ग्रेडिंग हैज इंप्रूव्ड फ्रॉम दिस टू दिस, राइट, कीप इट अप। तो अब आपके जो है ना एसीआर चली गई, आपका पदोन्नति कोई नेगेटिवली नहीं प्रभावित कर रहा है। पदस्थापनाएं आपके परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर ट्रांसपेरेंट तरीके से आप खुद कर सकोगे या दूसरा भी करेगा तो वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से ही होगा, राइट। उसमें कोई मैनिपुलेशन संभव नहीं है। क्लियर? अब आप बताइए कि जो आपका वरिष्ठ बॉस कहलाता था, जिसके लिए अपन कहते थे बॉस इज ऑलवेज राइट, अब वो बॉस की जगह आपका वरिष्ठ साथी हो गया कि नहीं हो गया? सीनियर कलीग, ही इज जस्ट कलीग, ही इज नॉट योर बॉस। मतलब वो आपसे सीनियर पोजीशन पे है, ही इज हैविंग द पावर टू टेक ए डिसीजन बट ही इज नॉट योर बॉस। ये इतना फर्क आ गया कि नहीं आ गया? बहुत फर्क आ गया। अब एक चौथा जो पॉइंट है उसको भी हैंडल करने का तरीका है। उसमें कहा जा रहा है कि भाई साहब आपके बॉस ने जो डिसीजन लिया
यदि वो गलत हुआ और यदि आप चुपचाप बैठे रहे तो आप उसके सह अपराधी माने जाएंगे, आप भी जेल जाएंगे अपने बॉस के साथ। हाँ, इसलिए अपोजिशन करो। अपोजिशन नहीं, उसको हम कहते हैं रिव्यू पिटीशन। हाँ कि आपने ये डिसीजन लिया है, संभवतः ये तथ्य आपके ध्यान में नहीं आए होंगे, मैं आपके ध्यान में रखना चाहूंगा, संभवतः आप अपने डिसीजन पर पुनर्विचार कर बदलना चाहेंगे। भाषा बहुत अच्छी रहेगी, वो आदरपूर्ण भाषा रहेगी, गाली देने वाली भाषा नहीं रहेगी, समझे। अब जो है ज्यूम करिए कि बॉस कहता है मैं तो बॉस हूं, मुझे निर्णय लेने का हक है तो मैं निर्णय ले लिया, मैं नहीं बदलता। ऐसे सभी निर्णय जिसमें आपने रिव्यू के लिए आपको सबमिट हुए और आपने विचार करके अपने आप के निर्णय को नहीं बदला, ऐसे सभी निर्णय जो है वो एक आयोग के पास, कमीशन के पास पहुंच जाएंगे और उस कमीशन को आदेश होगा कि वो डे टू डे इंटरफियर नहीं करेगा, नहीं तो एक और बॉस क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो वो भी इंटरफियर नहीं करेगा। उसको कहा गया भैया तेरे पास एक घड़ा है, इसमें डालते जाइए, जब सौखा हो जाएगा तो मान लेना पाप का घड़ा भर गया है। जब वो पाप का घड़ा भर जाएगा तब उस महोदय को बुलाइए और लाइव टेलीकास्ट होगा, उससे एक एक के बारे में पूछा जाएगा और यदि वो अपने लिए गए निर्णय जो उसने नहीं बदला है, यदि उसे वो ठीक ढंग से सपोर्ट नहीं कर पाया तो उसकी नौकरी भी चली जाएगी और उसे कंपनसेशन भी देना होगा। अब बताओ किसी की औकात है कि वो सही समय पे सही निर्णय ना ले? नहीं, इसका मतलब है कि आदमी बड़ा सोच समझ के निर्णय लेगा कि हमें इसकी सजा भुगतना पड़े। आजकल यही तो है कि चाहे कुछ कर ले और पुलिस ने कर दिया सब और रिपोर्ट अभी तो इतनी दुष्टता है कि एक व्यक्ति जो है गलत निर्णय के लिए गया और उसको कोर्ट ने रिलीफ दे दिया। व्यवस्था में बैठे हुए दुष्ट लोग कहते हैं हर व्यक्ति जाए कोर्ट में। मतलब ये तो नहीं पूछता है कि साले दुष्ट ने जो है ना गलत निर्णय क्यों लिया। ये व्यवस्था क्या कह रही है कि न्याय चाहिए तो हर कोई कोर्ट में जाए। क्यों जाए? क्यों जाए? सही है, क्यों जाए? वो कहते हैं एक ही टाइप के केस है तो इंडिविजुअल डिसीजन चाहिए तो ही वो इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये तो दुष्टता है ना। यदि मान लो कोई आपने गलत निर्णय लिया है तो जितने भी सिमिलर केसेस हैं उनमें अपने आप रिलीफ मिलना चाहिए। नॉट ओनली दैट, जिसने निर्णय लिया उससे क्वेश्चन भी होना चाहिए कि भाई साहब तूने गलत निर्णय क्यों लिया था। उसके बाद अगर उसे पनिश किया जाएगा या उस पर कंपनसेशन उसका, तो वो उस पर आदमी सोच के करेगा, नहीं तो अपनी मनमानी। आप लॉर्ड नहीं रहेंगे, आप अधिकारी रहेंगे। अभी वो अधिकारी नहीं है, अभी वो लॉर्ड है, अभी वो आपका भाग्य विधाता है। वो आपके कुकर्म कर देगा, आपके ऊपर झूठी रिपोर्ट कर देगा, आपको सस्पेंड कर देगा, आपको नौकरी से निकाल देगा, आपके अच्छे खासे बच्चे जो है ना वो रोड पे आ जाएंगे। अभी उसकी ये औकात है, वो अभी लॉर्ड है और आप गुलाम हैं। इससे बदली हुई व्यवस्था में जो है ना ये हो जाएगा। फिर तीसरी बात वो कह रहा है कि हम आपका एजुकेशन सिस्टम को बदलेंगे। लॉर्ड मैकाले ने घटिया व्यवस्था की है। ये इतनी पावरफुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड एंड प्रायोगिक शिक्षा होगी, हर व्यक्ति को उतना ही पढ़ना होगा जिस स्तर तक वो अपने आप को ले जाना चाहता है। तो बुकिश शिक्षा नहीं होगी, हर स्तर पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा और इसी के आधार पर भारत आगे चल के विश्व गुरु बनेगा। इंडिया विल बिकम द बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट विल बिकम द बिगेस्ट लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो जो अभी लोग कहते हैं ना अमेरिका इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो इंडिया विल बिकम द, और भारत विल बिकम द नॉट ओनली द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इट विल बी द लैंड ऑफ विजडम, इट विल बी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इट विल बी विश्व गुरु एज वेल। ठीक है ना। अब इसके बाद जो है क्राइम फ्री भारत होगा, वो भी 5 सर्टेनिटी के साथ। तो बिना थाने जाए FIR दर्ज होगी, झूठी FIR दर्ज की तो जेल में सड़ जाओगे। तो यहाँ तो ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ तो इतने दुष्ट लोग हैं, आप उनको कोई भी वो झुंझुना पकड़ा दो, वो उसका दुरुपयोग करने की बात पहले सोचता है। इसलिए जब हम कह रहे हैं कि बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज होगी, उसी सांस में हमें ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि यदि आपने धोखे से झूठी रिपोर्ट कर दी तो भाई साहब आप भी जेल में सड़ जाएंगे। झूठी रिपोर्ट करना इज नॉट ए ऑप्शन ओपन टू यू। फिर उसकी सेकंड सर्टेनिटी कह रही है कि क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन ऐसे साक्ष्यों को इकट्ठा कर सकेगा जो आज आपकी पुलिस की सोच का हिस्सा ही नहीं है। औकात नहीं है आपके पुलिस की कि वो एविडेंस इकट्ठा कर ले, औकात नहीं है। जो आज औकात में नहीं है वो एविडेंस ना केवल कलेक्ट होंगे बल्कि वो हैश वैल्यू से लॉक होंगे
उसका एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट विल बी ऑटो जनरेटेड एंड विल बी अटैच्ड विद द एविडेंस। और ऐसे ही चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट अभी तो वकील मांगता है, वकील को मांगने की जरूरत नहीं है। जिस समय वो एविडेंस क्रिएट होगा, जिस समय वो कैप्चर होगा, उसी समय हैश वैल्यू से लॉक होगा, ये दोनों सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट होकर ऑटो अटैच हो जाएंगे। तो हर वकील को मालूम होना चाहिए कि ये सर्टिफिकेट तो अटैच्ड ही है भाई साहब। तो ना तो आप ये कह पाएंगे कि साहब ये एडमिसिबल नहीं है, और ना ही आप ये कह पाएंगे कि साहब इसकी चेन ऑफ कस्टडी डाउटफुल है। तो आपके सभी एविडेंस इनफेलिबल हो जाएंगे, अकाट जिसको हिंदी में कहते हैं अकाट और अंग्रेजी में इनफेलिबल हो जाएंगे। और 12 घंटे से लेके 15 दिन में, अधिकतम 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। 12 घंटे में भी चालान पेश होगा, राइट। फिर जो है क्राइम फ्री भारत का वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम है। क्या है? वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम। उस वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम में आपको बिना कोर्ट जाए आपका ट्रायल 3 दिन से 30 दिन में खत्म हो जाएगा। और इसमें वकीलों की और जजेस की संख्या बाधा नहीं बनेगी, ऐसा ये मॉडल डिजाइन किया गया है। और इसमें जो है आपको जजमेंट नहीं मिलेगा, न्याय मिलेगा, क्योंकि इसमें 2 तरीके की अपील के प्रावधान किए गए हैं। पहली अपील है अपील अगेंस्ट द जजमेंट, और दूसरी अपील है अपील अगेंस्ट द जज। इसका मतलब है यू आर कास्टिंग एक्सप्रेशन ऑन द जज कि इस दुष्ट जज ने जानबूझकर पर्याप्त साक्ष्यों को अनदेखा करके जानबूझ के गलत निर्णय लिया, राइट। आज आप ये नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक मसला है। तो क्राइम फ्री भारत कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को रिपील कर देगा। कोर्ट का कोई कॉन्टेम्प्ट नहीं होगा, राइट। बल्कि आपको जो है ये आरोप लगाने का हक दिया जाएगा। अपील विल बी दैट इट इज ए अपील अगेंस्ट द जज। जहां आप जज के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि इस दुष्ट जज ने गलत निर्णय दिया है, राइट। और वो जज में हो रहे कटघरे में खड़े होंगे और अपने ही साथियों को, जजेस को ये कन्विंस करेंगे कि उसने सही निर्णय लिया है। और यदि वो ये कन्विंस नहीं कर पाया कि उसने सही निर्णय लिया है, तो उसे महाअभियोग से अभियोजित कर दिया जाएगी, उसका जजशिप खत्म हो जाएगी और उसे कंपनसेशन देना होगा। अब बताओ, ये जज महोदय जो अभी मी लॉर्ड और हम अपने आप को लॉर्ड मान रहे हैं, ये लॉर्ड से न्याय अधिकारी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल। और आपको जो अभी जजमेंट मिल रहा है, फिर वो न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिल जाएगा। अभी न्याय तो कभी भी नहीं मिल रहा है आपको। जजमेंट भी जो है ना 30, 35, 40 साल में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। हो ही जाता है कि नहीं? तो ये हो गया तीसरी सर्टेनिटी। फिर चौथी सर्टेनिटी है डिजिटल चित्रगुप्त पैदा किया गया है क्राइम फ्री भारत के द्वारा, राइट। वो इतना पावरफुल है कि अपराधी अपने घर से अपराध करने निकलेगा, वो डिटेक्ट कर लेगा कि भाई अब मैं दरी शरण गुप्ता अपराध करने के लिए निकल रहे हैं और उनके साथ 3-4 और मुग्गे हैं, ये किस वाहन में जा रहे हैं, क्या इनके पास कोई ऐसे हथियार होने की संभावना है, ये किस रास्ते को उपयोग करेंगे और इनके अपराध का टारगेट कौन होगा। ये सिस्टम इतना तक डिटेक्ट करने की क्षमता रखेगा। बीच की जो नोट्स होंगी वो सिर्फ वेरीफाई करेंगी कि हाँ योर प्रेडिक्शन इज करेक्ट, और यदि वो प्रेडिक्शन सही नहीं निकलेगा तो उसे आपको ऑटो करेक्ट करने का भी मौका दिया जाएगा, ठीक है। और फिर जो है अपराध करने के पहले आपको धर लिया जाएगा। तो 4-5 साल में मैं एक्सपेक्ट करता हूं 2029 तक इस भारत में अपराध करने का ऑप्शन कम से कम जो जाने पहचाने अपराधी हैं उनके लिए तो विलुप्त हो जाएगा। आप बात समझ रहे हो? द ऑप्शन टू कमिट क्राइम विल नॉट बी देयर। और आपको इसमें राइट टू प्राइवेसी भी दिया जा रहा है और उसे अपग्रेड करके फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी करेंगे, राइट। लेकिन जैसे सभी फंडामेंटल राइट्स में कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, तो इस फंडामेंटल राइट में भी एक लिमिटेशन होगी। वो लिमिटेशन होगी द मोमेंट यू कमिट क्राइम इट विल नो मोर बी ए फंडामेंटल राइट टू यू। वही सिस्टम आपकी FIR दर्ज कर देगा, वही सिस्टम सभी एविडेंस को दे देगा और वही सिस्टम आपको गिरफ्तार भी करा देगा और 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको जो है ना न्याय देके जेल में भेज देगा। इतना पावरफुल, राइट। तो अब सवाल उठ रहा है कि चलो भाई आपने जो है
ऑप्शन टू कमिट क्राइम खत्म कर दिया, राइट। हाँ लेकिन उस अपराधी का यदि पेट खाली होगा और वो पेट में भरने के लिए यदि वो जेल जाना चाहेगा तो आप उसे रोक पाएंगे क्या? काय को रोक पाएंगे यार। नहीं रोक पाएंगे। तो क्राइम फ्री भारत की 5वीं सर्टेनिटी कह रही है सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन। ऐसा कोई अपराधी ही नहीं होगा जो रिहैबिलिटेट नहीं होगा, राइट। हाँ तो और फिर सबको बहुत धन की वर्षा की जाएगी। तो अभी आपका सिर फटा हुआ है, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। हाँ नए सिस्टम में आपको जो है ना थाने जाना ही नहीं पड़ रहा है, आपकी एफआईआर जहां आप हैं वहीं हो जाएगी, राइट। और उल्टा आपको पैसा मिलेगा, और वो भी 5,000 से लेके 1 करोड़ तक का, डिपेंडिंग अपॉन द केस, 1 करोड़ आल्सो। मतलब आपको 1 करोड़ भी मिल जाएगा, राइट। हाँ और ऐसा ही गवाहों को मिलेगा, ऐसा ही पुलिस को मिलेगा, ऐसा ही फोरेंसिक एक्सपर्ट को मिलेगा, ऐसा ही जज को मिलेगा। हाँ और ये पैसा कहाँ से आएगा, सवाल आपको ये भी पूछना चाहेंगे आपके कहाँ से पैसा आएगा। निश्चित तो ये जो है नियम कानून में संशोधन कर दिया जाएगा। नंबर 1, एक तो मजिस्ट्रेट जो है अभी 50-50 जो है ना धाराएं लगी हुई हैं, वो सबका एक साथ पनिशमेंट देके जो वो आपको उन्होंने कहा सब सजाएं साथ में चलेंगी, जिसको कहते हैं कॉन्करेंट पनिशमेंट। और मालूम पड़ा कि आपने 10 अपराध किए हैं और 2-2 साल की सजा है, तो 20 साल की सजा होना चाहिए, लेकिन वो कॉन्करेंट चला के 2 साल में खत्म कर देता है, ठीक। तो मजिस्ट्रेट कॉन्करेंट पनिशमेंट नहीं दे पाएगा, सभी पनिशमेंट कॉन्जिक्यूटिव ही होंगे, अलग अलग चलेंगे, वो मतलब जुड़ जाएंगे आपस में। हाँ ऐसे वो जैसे कोई 2 साल का, कोई 7 साल का, कोई 5 साल का, कोई 8 साल का। उपाध्याय बताता रहे 400 वर्ष की सजा होती। हाँ 400 की क्या 4,000 की भी हो जाएगी, ठीक है ना, राइट। देखो जैसे आपने साइबर क्राइम किया, आपने 1000 लोगों को मैसेज भेजा, तो आपने 1000 क्राइम कर दिए, राइट। यदि 2 महीने की भी सजा है तो 2000 महीने की सजा हो गई कि नहीं हो गई? कितने साल की हुई? राइट। 2 महीने की सजा जो है ना कितने साल की हो जाएगी? 200-300 साल से ज्यादा की हो जाएगी। एक क्रिमिनल के बड़े दिन रहते कि एक करता तो 10 करते जाते। हाँ हाँ हाँ। तो अब जो है आप ये सोचिए कि अच्छा कि वो सजा कंजिक्यूटिव हो गई। दूसरी बात है फाइन का कंपोनेंट मजिस्ट्रेट डिसाइड नहीं करेगा। फाइन का कंपोनेंट कैलकुलेटेड कंपोनेंट होगा, तो जितना हम धन बांट देंगे उससे 2 से मल्टीप्लाई करके जो है वसूल किया जाएगा। तो यदि मैंने 50 करोड़ बांट दिया तो अपराधी की फाइन जो है ना 100 करोड़ होगी। हाँ तो खुद सरकार को भी बचेगा। हाँ 50 करोड़ जैसे सरकार को पहुंचे, 50 करोड़ बांट दिए। हाँ उसी से बांट दो सबकी तनख्वाह। नहीं उसी से थोड़ी बांट रहे हैं। वो तो जो तनख्वाहें दे रहे हैं वो भी इसी से पैसा बांटने में ही सही तो तनख्वाहें आ रही है, तो वो भी दुगनी होके वसूल हो रही है। तो आप जो है फिर ज्यादा तनख्वाहें देना चाहोगे ना सभी लोगों को। हाँ सही है, राइट। तो फिर किसी ने मुझसे पूछा कि साहब बहुत सारे अपराध करने वाले तो दुष्ट जो है ना गरीब होते हैं और उन्हें कुछ खोने का डर नहीं होता, इसलिए वो अपराध करते हैं और बीभत्स तरीके से करते हैं। जैसे निर्भया में कितना भीषण तरीके से, बीभत्स तरीके से जो है ना उस महिला के साथ बलात्कार किया गया और लकड़ी को भी उसके वजाइना में डाल दिया गया। ये दुष्टता की पराकाष्ठा है कि नहीं है? और वो सब लोग कौन थे? गरीब भी थे और बच्चे भी थे। एक तो बच्चा भी था उसमें। हाँ एक बच्चा भी। तो अब जो है आप कहेंगे साहब वो गरीब व्यक्ति 100 करोड़ कहां से देगा? ये सवाल नेक्स्ट उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? उठ रहा है। तो उसका भी निदान किया गया है कि जो ये है जैसे ही आपका होगा एक टीम आपके पास पहुंचेगी, आपको सजेस्ट करेगी कि भैया ये 100 करोड़ तुम कैसे पैदा करोगे, राइट। और दूसरा जो है ये मैसेज आपके बच्चों पे पहुंच जाएगा कि आपके पिताश्री ने अपराध किया जिसके कारण 100 करोड़ की लायबिलिटी हो गई। यदि आपके पिताश्री अपनी जिंदगी समय में नहीं दे पाएंगे तो ये लायबिलिटी आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। तो वसीयत जैसे पहले जो है ना आप किसी को भी वसीयत कर दो, अब वसीयत का नियम खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी लायबिलिटी आपके बच्चों को जा रही है तो एसेट भी आपके बच्चों के पास जाएगी, राइट। तो अब आप वसीयत करने का हक नहीं रहेगा आपको। क्यों? क्योंकि जो आपकी लायबिलिटी झेलेगा वो आपकी उसे ही वसीयत मिलना चाहिए ना। सही बात। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी वसीयत किसी दूसरे को दे दो, लायबिलिटी कोई दूसरा झेले, राइट। तो अब आप ये देखिए इस कॉन्सेप्ट में
तो आपका बच्चा जो है 100 करोड़ की लाइबिलिटी होगी तो वो जूता लेके पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, पिताश्री मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, हाँ, आप इस लाइबिलिटी को अपने समय में ठीक कर दो, नहीं तो मैं आपको ठीक कर दूंगा। हाँ, अब बताओ हाउ मच प्रेशर इट विल बी क्रिएटेड, राइट। सही। अब हाँ, जो सही। आपका सपोर्टिंग स्टाफ आपसे कह रहा है कि भैया देखो 100 करोड़ इस तरीके से तुम पैदा कर सकते हो, ये ऐसा 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 कर लो, हाँ, अब आपने यदि वो नहीं किया तो आप इमीडिएटली जेल चले जाएंगे। सही है। जेल का मैनुअल बदल जाएगा, जेल में अब मुफ्त खाने का कोई प्रावधान नहीं होगा, जो श्रम करेगा उसे ही भोजन मिलेगा। हाँ, तो यदि आप श्रम नहीं करना चाहते हैं तो आपका जो है ना लाइव टेलीकास्ट होगा कि देखो ये दुष्ट प्राणी अपने लिए जो है ना भोजन भी नहीं करना चाहता, जो कमाना नहीं चाहता है, ये जल्दी मरेगा तो इस धरती से एक दुष्ट का बोझ कम हो जाएगा। हाँ, ये लाइव टेलीकास्ट होगा। हाँ। अब बताओ किसी की औकात है कि अपराध करे? नहीं करेगा, वास्तव में मॉडल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी नहीं, इसमें होता इसको रहा है करने सब में ना। कोई दिक्कत नहीं है, सभी को धन बांट रहे हो आप। नहीं, वो तो सब कुछ ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा चलिए, अब लेकिन आप हैं? सबसे बड़ी बात तो ये बनाएगा कौन? नहीं बनाएगा तो नहीं, एक मिनट, एक कहा गया है बनाएगा कौन? कैसा होगा? इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा? इम्प्लीमेंटेशन तो बता रहा हूं मैं, ऐसे नहीं, इम्प्लीमेंटेशन होगा ना। लेकिन जो अब आ गई वही बात, जब आप सत्ता में आएंगे तभी तो कानून बदल। सत्ता में? अरे तो हमने अभी आपको मॉडल बता देते हैं कि ये राजनेता जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह सहित 2-2, 3-3, 4 बार के विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, जो उनका ये मानना है अपने बारे में कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है, और उनके अकेले की बापौती नहीं है, उनके बच्चों की भी बापौती है। ऐसे बापौती मानने वाले लोग ऐसे चंद्रगुप्तों के सामने हार जाएंगे, और वो भी मतदान के पहले, जिनके आज चेहरे भी स्पष्ट नहीं है। इस मॉडल में आज कौन चंद्रगुप्त बनेगा, कोई कह सकता है क्या? नहीं, कोई। जो मेहनत करेगा, मेरिट लिस्ट में आएगा, वो चंद्रगुप्त होगा। तो आज तो मैथिली शरण भी नहीं कह सकते कि मैं चंद्रगुप्त हूंगा। क्या बैरी शरण कह सकते हैं कि मैं चंद्रगुप्त हूंगा? नहीं। हैं? कह सकते हैं? कोई नहीं कह सकता है। तो ऐसे चंद्रगुप्त जिनके आज चेहरे स्पष्ट नहीं है, वो जो है उनसे ये बड़े बड़े जो है ना बपौती रखने वाले विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री मतदान के पहले हार स्वीकार करेंगे। तो आप कहेंगे साहब ये कैसे हो सकता है? आपको दिमाग में ये बात आ रही होगी ना, साहब ये कैसे होगा, ये तो नहीं हो सकता है। तो मैं समझाऊं? 2 मिनट में समझ जाएंगे आप। देखिए, मैंने आपको रिपीट किया था कि बाबू नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं केवल मिस कॉल दे दो, मैं तुम्हें लिंक भेजूंगा, क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाओ और सिर्फ अपनी सदस्य शपथ को पूरा कर दो। सदस्य शपथ क्या कह रही है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं बेहद ही डरा हुआ, डरपोक, घटिया आदमी हूं, पर्दे के पीछे रहकर, लेकिन मैं पर्दे के सामने नहीं आऊंगा, राइट। मैं पर्दे के पीछे रहूंगा, लेकिन अपनी सदस्य शपथ के तहत 10 लोगों के मान से 9 लोगों को 9 दिन तक 90 लोगों को जोड़ूंगा। यदि ये काम मैं 9 दिन तक मैं नहीं कर पाया तो धीरे धीरे अपनी शक्ति जितना समय भी लगे, लेकिन 90 लोगों को मैं जरूर जोड़ दूंगा। ये शपथ का पहला हिस्सा हो गया, राइट। शपथ का दूसरा हिस्सा क्या रहा है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और प्रतिदिन एक वीडियो इसलिए देखूंगा जिससे जो वातावरण में हताशा, निराशा, डिप्रेशन है, उससे हम ऊपर आ जाएं और हमारी ऊर्जा उत्तरोत्तर बढ़े। ये हो गया भाग नंबर 2। अब शपथ का भाग नंबर 3 है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो क्या कह रहा है कि भाई साहब मैं तो पर्दे के पीछे हूं, लेकिन हमारे जो भाई पर्दे के आगे आके जगह जगह संगोष्ठी करके लोगों को ऐप के माध्यम से, लिंक के माध्यम से जोड़ेंगे और अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करेंगे। मैं छत पर चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और शंखनाद करूंगा, उद्घोष करूंगा कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा और ये मैं रोज करूंगा, राइट। और जिस दिन पोलिंग होगा उस दिन पोलिंग बूथ पर जाकर अपने चंद्रगुप्त के नाम के सामने ना केवल बटन दबाऊंगा, बल्कि उससे गिरने वाली पेपर ट्रेल को भी बड़ी बारीकी से देखूंगा। यदि वो पेपर ट्रेल मेरे चंद्रगुप्त की हुई तो मैं एक शपथ पत्र जो है ना लिख के कि मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मैंने ऐसा 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 अपने चंद्रगुप्त को वोट दिया था, और जो पेपर ट्रेल गिरी वो भी चंद्रगुप्त की है, राइट। यदि मान लो जो है पेपर ट्रेल जो है चंद्रगुप्त की ना होके कमल के फूल की है मान लेते हैं, राइट। तो मैं फिर जो है ये शपथ पत्र
पोलिंग ऑफिसर के नाम पे बनाऊंगा कि पोलिंग ऑफिसर फलाने फलाने, अभी अभी मैंने वोट दिया है, शपथ पूर्वक मैं बयान करता हूं, मैंने अपने चंद्रगुप्त फलाने फलाने को वोट दिया, जो पेपर ट्रेल गिरा वो कमल के फूल की थी, इसका मतलब ये मशीन बग्ड है, लिया जाए, इसे जब्त किया जाए, और जिन्होंने इसमें सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की है उन्हें जेल भेजा जाए और ये चुनाव रद्द किया जाए। अब ये घटिया पोलिंग ऑफिसर तो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि यदि इन्होंने किया होता तो 1952 से ही पहले दिन पहले ही चुनाव से इन दुष्ट राजनेताओं ने बूथ कैप्चरिंग की, बूथ रिगिंग की, वो इन दुष्ट जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बिना संभव थी क्या? नहीं संभव थी। तो ये तो दुष्ट लोग हैं, तो इनको आवेदन देने से क्या काम बनेगा? तो उस आवेदन को देने के पहले फोटो लेके इसी में प्लस का साइन दबा के ऐप के माध्यम से आप भेज देंगे, तो आपने 9 बजे भेजा तो 9:01 में मेरे पास पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? जी जी नमस्कार। तो मेरे पास 9:01 में पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा, राइट। अब आप मुझे बताइए कि जब जो है हम एफिडेविट कोर्ट में लगाएंगे और शपथ पत्र के साथ लगाएंगे, तो आप मुझे बताइए कोर्ट जो है इनको अपराध पंजीयन का आदेश देगी कि नहीं देगी? हाँ देगी। और जो पहले हमने एफिडेविट अपलोड किया वो क्यों किया है? क्योंकि इन्होंने दुष्टतापूर्वक नियम बना के रखा है कि 5% से ज्यादा हम रिकाउंटिंग नहीं कराएंगे, वो जो है ना पेपर ट्रेल को काउंट नहीं कराएंगे। तो हाँ, तो जो है जब हमारे पास लिखित शपथ पत्र होंगे, तो यदि आपने 100% में गड़बड़ी की है तो आपको पेपर ट्रेल की काउंटिंग 100% कराना पड़ेगी कि नहीं कराना पड़ेगी? और क्या नहीं तो आप बताओ, ये जो है ना क्या ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके जीत पाएंगे क्या? 5% से ज्यादा रिकाउंट नहीं करवाएंगे, ये लिख के रखा है नियम में, इन्होंने नियम तो यही बनाते हैं ना। क्या मतलब अगर 95% बदमाशी कर रहे तो बचाए जी, मतलब आप कहें वो आपको मना कर देंगे, भाई 5% काउंट कर लिए, अब चलो अब तेल लेने जाओ आप है तो, और जीतना है 50+ उसमें बहुमत के आधार पे। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि सब चीजें दुष्टतापूर्वक बनाई गई हैं। अब बताओ एक और तरीका है जो है वो, दिस इज फॉर योर कंजम्पशन आल्सो। तो फिर जो दूसरा जो है वो है कि कहते हैं कि कत्ल की रात कहते हैं ये लोग चुनाव के पहले, जिसमें राजनेता जाके जो है दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं। तो उसके लिए क्राइम फ्री भारत ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है, जो सही समय पे जो है ना सदस्यों को भेज दिया जाएगा। उनसे कहा जाएगा कि भाई साहब जो है ना अब आपके पास पैसे बांटने आए तो उन्हें खातिरदारी करना, उनको बिठाना खाट बाट पे, चाय वाय पिलाना और कहना कि यार दाऊ जी ये 500 में हमारा वोट इतना सस्ता नहीं है, 15,000 तो मिनिमम लगेंगे, राइट। और कहीं से उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और वो सॉफ्टवेयर सीधे इसे सर्वर पे भेजेगा। तो मैथिली शरण गुप्त को जानकारी उसी समय होने लग जाएगी कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है, राइट। अब जो देखिए कि वो जीतेंगे कैसे, राइट। अब जो है यदि हमने आज ये अभियान चालू किया और डॉक्टर वैदेही शरण गुप्त वाज द नंबर 1 और ऐसे ही 8 लोगों को और हमने ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया, शपथ किया। आप ऊर्जाकृत हुए? कुछ कुछ के नहीं हुए अभी तक? नहीं, कुछ ऊर्जा आप में आई है कि नहीं आई है? बहुत ही ऊर्जा आ गई है आपके, बहुत ऊर्जा आ गई है। चलिए, तो ऐसे ही यदि ऊर्जाकृत हो गए तो आप मुझे बताइए कि आज शाम तक हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नहीं 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? एक में और 9 को हमने और जोड़ा, तो हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे। और वो 10 लोग ऊर्जाकृत हैं, संकल्पित हैं, शपथकृत हैं, तो दूसरे दिन 100 हो जाएंगे, बिल्कुल। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। तो डॉक्टर साहब पूछेंगे, अरे साहब आप कैसे हैं, इतने बड़े आईपीएस ऑफिसर हैं, इतने साल नौकरी की, इतने साल डीजी रहे हो, क्या आदमियों को ऐसे मैथमेटिक्स से जो है ना हाँका जा सकता है? तो फिर मैं डॉक्टर साहब को समझाऊंगा अलग तरीके से कि भाई साहब ये बताइए 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं और 90 करोड़ लोग 9वें दिन जुड़ रहे हैं और हमारा 100 करोड़ का संकल्प 9वें दिन पूरा हो जा रहा है। तो इन 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। इस महापरिवर्तित भारत के लिए क्या 90% लोग, 90 करोड़ लोग खुद को जोड़ने में उन्हें कोई दिक्कत है क्या? खुद को जोड़ना है, किसी को नहीं जोड़ना। 90 करोड़ 90% लोगों को महापरिवर्तित भारत के लिए खुद को जोड़ना कठिन है क्या? कठिन कुछ नहीं है।
अपने आप को जोड़ना है, किसी को दूसरे को भी नहीं जोड़ रहे हैं आप, अपने मैडम उर्मिला भाभी को भी नहीं जोड़ रहे हैं। हाँ राइट। हाँ। तो कठिन है क्या ये? खत्म तो नहीं। नहीं है। अब 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उनके पास केवल एक ही दिन है और वो 10-10 लोगों को जोड़ के 90 करोड़ लोगों को 9वें दिन जोड़ रहे हैं। तो केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है और 99 करोड़ का खाता पूरा हो गया। हाँ। तो आप बताओ 9 करोड़ लोगों का क्या 10 लोगों को जोड़ना कठिन है? 4-5 तो परिवार के सदस्य हो गए, एक आध दोस्त होगा, एक आध रिश्तेदार हो गया, एक आध और कोई हो गया, 10 तो हो जाएंगे ना, कि कोई दिक्कत है? और आपको बदले में क्या मिल रहा है? महापरिवर्तित भारत। क्या मिल रहा है? महापरिवर्तित भारत। तो अब आप ये बताइए, पूरे मॉडल में हम आपसे कह रहे हैं कि आप 10-10 के हिसाब से आप 90 लोग हर कोई जोड़ेगा, ये शपथ ले रहे हैं आप। और ये मॉडल क्या कह रहा है? केवल एक ही व्यक्ति को 90 लोग जोड़ना है। राइट। मैथिली शरण गुप्त के पास पूरे 9 दिन है। राइट। तो 10-10 के हिसाब से हमें कितने लोगों को जोड़ना है? 90 लोगों को। और मैंने 1290 लोगों को ऑलरेडी जोड़ लिया है, तो मैंने तो अपना खाता 1200 से एक्सीड कर दिया कि नहीं कर दिया? अब डॉक्टर वैदेही शरण गुप्त जो है, जो कि पहले दिन जुड़े हैं, तो उनके पास कितने दिन बचे? 8। तो ऐसे कितने लोग हैं वैदेही शरण गुप्त जैसे? 9। राइट। इन 9 लोगों को 8 दिन में 80-80 लोगों को जोड़ना है। तो केवल 9 लोगों को, 140 करोड़ में से 9 लोगों को ही 10-10 के हिसाब से 80 लोगों को जोड़ना है। कितने लोगों को जोड़ना है? 80 को। और कितने संख्या वालों को जोड़ना? केवल 9 लोगों को। राइट। अगले दिन जो 90 लोग जुड़ेंगे उनके पास बचेंगे 7 दिन, तो 90 लोगों को 70-70 को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ेंगे 900, दिन बचेंगे 6, तो 900 लोगों को 660 को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ेंगे 9000, दिन बचेंगे 5, तो केवल 9000 लोगों को ही 50-50 को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ेंगे 90,000, दिन बचेंगे 4, तो इतने बड़े देश में सिर्फ 90,000 लोगों को ही 40-40 को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ेंगे 9 लाख और दिन बचेंगे 3, तो 9 लाख लोगों को 33 को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ेंगे जो है 90 लाख और दिन बचेंगे 2, तो 90 लाख लोगों को केवल 20-20 को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ेंगे 9 करोड़, दिन बचेगा 1, तो 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ेंगे 90,000 और दिन बचेगा 1 भी नहीं, तो 90,000 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। बताओ बहुत आसान है कि नहीं है? और इतने बड़े लक्ष्य के लिए। दूसरी बात है कि आपको इस मॉडल में ना तो किसी को 5 पैसे देना पड़ रहे हैं, ना ही आप जो है कहीं किसी का चक्का जाम कर रहे हैं, ना पुतला दहन कर रहे हैं, ना कलेक्ट्रेट में जा रहे हैं, ना आप जंतर मंतर में जा रहे हैं, जहां आज की दुष्ट पुलिस आपको बैरिकेड में फंसा के डंडे बरसा के जिसने 800 किसानों की हत्या कर दी, वो आपको कहां छोड़ेगी? छोड़ेगी क्या? कहाँ छोड़ेगा? तो इस मॉडल में वो भी कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए अब इस मॉडल पे अपन मान लेते हैं कि 100 करोड़ हो गए, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आसान है। राइट। अब जो ये 100 करोड़ लोग जब छत पे चढ़ के एक उद्घोष करेंगे कि मेरे चंद्रगुप्त डॉक्टर VS गुप्ता को मैं उद्घोष और शंखनाद के साथ विजयी बनाऊंगा, और आप थाली भी बजाएंगे, दीपक भी जलाएंगे, तो उस दिन हर दिन जो है ना दीपावली मन जाएगी कि नहीं मन जाएगी? मन जाएगी। मन जाएगी। पड़ोसी नहीं पूछेंगे कि भैया ये हो क्या रहा है जो नहीं जुड़े हैं? पूछेंगे हाँ या नहीं? बिल्कुल, वे भी जुड़ेंगे। नहीं पूछेंगे कि नहीं? पहले तो पूछने की बात करिए, जुड़ने की बात मत करिए। पूछिए पहले, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि हाँ वैसे कर क्या रहे हो आप? और जब आप उनको विस्तार से समझाएंगे कि ये महापरिवर्तित भारत आपको इस भाव में मिल रहा है, तो वो कहेंगे मैं भी चढ़ूंगा, मैं भी थाली बजाऊंगा, और मेरे चंद्रगुप्त भी डॉक्टर VS गुप्ता हैं। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। आज की परिस्थितियों में ये दुष्ट राजनेता बहुत सारे गांवों में नहीं घुस पा रहे हैं, उन्हें गांव में से घुसने भगा दिया जाता है। भगा दिया जाता है। ये न्यूज आप पैदा करा पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? जब 90 और 95% लोग जो है ना थाली दीपक बजा रहे होंगे, तो इन दुष्ट राजनेताओं को किसी भी मोहल्ले और शहर में घुसने में डर लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? और क्या नहीं। चलिए अब अगली बात पे आते हैं। यदि जो है ये लोग आम सभा कराते हैं तो भीड़ इकट्ठी करते हैं, उसके लिए गाड़ियां भेजते हैं, 500-500 रुपए देते हैं, लंच डिनर की व्यवस्था करते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त अपने सदस्यों से कहेंगे कि भैया यदि ये आपके पास आए तो इस अवसर को छोड़ना नहीं है। 500 रुपए लीजिए, इनकी गाड़ी में बैठ के जाइए, इनके लंच डिनर का आनंद लीजिए, और जब ये भाषण दें तो ध्यान से सुनिए, जो कोई बात गलत करें तो इनकी हूटिंग जरूर करना। आप बताओ ये हूटिंग के डर से इन्हें आम सभा करने में डर लगेगा कि नहीं लगेगा? और क्या। नहीं, हाँ या नहीं?
हाँ लगेगा, राइट। अब आप अगले चरण पे आते हैं। इमरजेंसी में आपने देख लिया है, जब किसी भी उसके तंत्र की विश्वसनीयता नहीं होती है तो लोग बाग उसे सुनते नहीं हैं। तो हाँ आप देखिए, इमरजेंसी में ऑल इंडिया रेडियो को कोई नहीं सुनता था, सब लोग बीबीसी को सुनते थे कि नहीं सुनते थे? और क्या? यदि आज के चैनल जो इन दुष्ट राजनेताओं के आकाओं के चरण सेवक हैं, हाँ और यदि ये सब चीज नहीं दिखाएंगे, जब आप जो है ना छत पे चढ़ के थाली बजा रहे होंगे और ये थाली बजाना नहीं दिखाएंगे, तो आप इनकी चैनल देखेंगे क्या? हाँ नहीं देखेंगे या नहीं देखेंगे? नहीं देखेंगे। तो टीआरपी के डर से आपका ये दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, भैया ये हो रहा है। और यदि नेताजी कहेंगे तो कहेंगे भाई साहब हमारी टीआरपी का सवाल है, हम ही नहीं रहेंगे तो हम आपको क्या कर पाएंगे फिर, ठीक है ना, राइट। हाँ तो जब चारों तरफ जो है ना शंखनाद हो रहा होगा अपराध मुक्त भारत मिशन का, और जब उसको ये पत्रकार दिखा रहे होंगे, टीवी चैनल वाले दिखा रहे होंगे, फिर धीमे से पूछेंगे नेताजी आपको क्या कहना है, तो नेताजी की नजरें नीचे हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल निश्चित। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको पूरा मॉडल कन्विंस कर दिया है, बताओ इस मॉडल के तहत माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह समेत 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री जिन्होंने ये मान लिया है चुनाव लड़ना, जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना मेरी बापोती है, और मेरी ही बापोती नहीं है, मेरे बच्चों की भी बापोती है। ऐसे बापोती मानने वाले सभी लोग क्राइम फ्री भारत के ऐसे चंद्रगुप्तों के सामने मतदान के पहले हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल निश्चित। इस मॉडल में आपको कहीं कोई दिक्कत है या लोचा समझ में आ रहा है? लोचा नहीं आ रहा, समझ में है। और क्या समझ में आ रहा है? और थोड़ा समय लगेगा, क्या करा। समय तो 9 दिन है, समय ज्यादा तो लगना नहीं है यदि हम अपने सदस्य संकल्प को पूरा करते हैं तो। और उस सदस्य संकल्प में तो सबको ही कह रहा है कि हम 90 लोगों को जोड़ गए। यहाँ तो केवल एक ही व्यक्ति को 90 को जोड़ना है। आप सदस्य की शपथ क्या है कि मैं 90 लोगों को जोड़ूंगा, हर कोई कह रहा है, शपथ ले रहा है कि नहीं ले रहा है? और मॉडल क्या कह रहा है? केवल एक ही व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है, 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है। तो आपके मॉडल में इतनी ज्यादा जान है कि आपका तो जो है ना टारगेट 9 दिन के भी पहले पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ हो तो जाएगा। तो अब बताओ, क्राइम फ्री भारत जो है मध्य प्रदेश में सत्ता बनाएगा कि नहीं बनाएगा? और फिर इन मॉडल को जमीन पर उतार के 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी समेत सभी को पराजित कर एक नई महापरिवर्तित भारत आपको दे देगा। और यदि आप निष्क्रिय रहे तो ये महापरिवर्तन जो कि ईश्वरीय शक्ति से पैदा हो रहा है, वो आकाशवाणी करेगा, रे दुष्टो, ये महापरिवर्तन है, ये आपके दरवाजे को खटखटा रहा है, तुम दुष्ट और निष्क्रिय लोग हो, लिहाजा ये महापरिवर्तन आपके दरवाजे से वापस जा रहा है। रे दुष्टो, तुम्हें अभी तुम्हारे पाप का घड़ा पूरा नहीं हुआ है, इन दुष्ट नेताओं से तुम्हें भी जूते लाते खाना है और तुम्हारे बच्चों को भी खाना है। ये जूते लाते तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मुबारक हो, ये महापरिवर्तन इस देश को आपके दरवाजे को से लौट के जा रहा है। ये भविष्यवाणी होगी कि नहीं होगी? ये जो है आकाशवाणी होगी कि नहीं होगी? यदि ये आकाशवाणी हुई तो आपके बच्चे क्या जो है आपकी इस निष्क्रियता के लिए अपने आप को शर्मिंदित महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल महसूस करेंगे। और वो जो है आपको भी धिक्कारेंगे, और यदि उनसे सत्य कहने की हिम्मत हुई तो वो कहेंगे ये मेरा दुर्भाग्य है कि हम इतने घटिया और निष्क्रिय माँ बाप की संतानें हैं। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यही कारण है कि क्राइम फ्री भारत कह रहा है, हे पार्थ, अपराध मुक्त भारत मिशन रूपी गांडीव को उठाओ, यह धर्म युद्ध है, इसे लड़ना ही होगा, अन्यथा आपकी संतानें आपकी इस कायरता के लिए खुद को धिक्कारेंगी और शर्मिंदगी भी महसूस करेंगी। आप बताइए, आप में कुछ ऊर्जा आई कि नहीं आई है? बहुत ऊर्जा आ गई। बहुत ऊर्जा आई है, लेकिन आपकी आवाज तो दब गई है? ऐसा कुछ आपकी आवाज में तो जोश नहीं दिख रहा है। नहीं, इस मॉडल में आपको कहीं कोई दिक्कत महसूस हो रही है? मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है, ना कोई दिक्कत है। जब ये उद्घोष रोज पहुंचेगा तो आपको मालूम है, मुझे लोग मुजफ्फरपुर का एक मजदूर फोन लगा रहा है, टैक्सी ड्राइवर फोन लगा रहा है, तो अब इनके जो ठेकेदार बने हुए हैं उनकी क्या जरूरत है? अरे मैं तो इन दुष्ट राजनेताओं से कहता हूं, इनके दुष्चरित्र के कारण इनकी बीवियां भी इनसे दुखी हैं। ये बताओ, भारत में कोई ऐसी बीवी होगी जो अपने दुष्चरित्र पति को टॉलरेट करेगी?
नहीं, कोई नहीं नहीं करेगी। तो आपको नहीं लगता है कि इन दुष्कृत नेताओं की बीवियां भी जो है अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ जाएंगी? निश्चित जुड़ जाएंगे। निश्चित जुड़ जाएंगी। तो चलिए इसी भविष्यवाणी के साथ यदि आपकी इजाजत हो तो इस वार्तालाप को यहाँ विराम दें। धन्यवाद। चलिए आप ये बताइए कि आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हैं? आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों को संदेश देना चाहेंगे कि इस मिशन से जुड़ें और इसमें पूर्ण संलग्नता से और भागीदारी निभाएं, जिससे देश का भविष्य उज्जवल हो और देश की नई पहचान बने और इन दुष्ट राजनेताओं से छुटकारा मिल सके। अब इन दुष्ट राजनेताओं का पतन सुनिश्चित है। देश की जनता जाग रही है। अब सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं का पतन सुनिश्चित है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।